हेलो एवरीबॉडी। तो ये है पेपर 2020 के प्रीलिम्स का। तो हम रिव्यू करेंगे इस पेपर को और देखेंगे कि 2020 के प्रीलिम्स में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो ये पुस्तिका है ए, ठीक है। जीएस पेपर 1, ये पेपर 100 क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन के 200 नंबर हो गए, ठीक है। जीएस पेपर 1 और पुस्तिका ए है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप पूरा गाइडलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। और क्वेश्चन जो है हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। आपको एक ही आंसर को टिक लगाना है, 2 ऑप्शन नहीं चुन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा के 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। और चौथा ऑप्शन है, आधार भारत के संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो सही ऑप्शन पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। तो पहला वाला जहाँ ऑप्शन गलत है वहाँ एलिमिनेट कर दीजिए। तो बच रहा है बी और सी, ठीक है। तो बी और सी बच रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन पढ़िए, राज्य निजी नियमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्राइवेट कोई जैसे स्कूल हो गया या फिर किसी और, जैसे कि आप गाड़ी ले रहे हो या फिर इस जगह पर आपको आधार का डाटा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहा गया था। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। तो और क्या हो सकता है, देखिए तीसरा ऑप्शन पढ़िए, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो ये सही नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि हमने कहा, अगर दो सही है तो तीसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। चौथा पढ़िए, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हाँ, भारत की संचित, अगर सरकार अगर कोई स्कीम निकालती है तो उस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आधार आपका कंपलसरी है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 4 सही होगा। तो सही ऑप्शन 2 और 4 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सही कथन चुनिए। तो 2 और 4 सही है। तो बी नंबर आप टिक लगा दो, बी नंबर सही। देखो ये वाला सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के लिए ये शक्ति केवल राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा के पास नहीं है। और दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। हाँ, ये शक्ति दोनों के पास एक समान है। और तीसरा ऑप्शन है सरकार को हटाने के विषय में। तो यह ऑप्शन पूर्ण रूप से सही नहीं है। और चौथा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। ये भी ऑप्शन पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा बी, ठीक है। बी सही है। थोड़ा कचरा हो गया, हाँ बी, देखिए बी सही है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी दिया गया है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तीसरा है कि संसद सदस्य स्थायी क्षेत्र विकास, एक स्कीम है एमपी लेड स्कीम जिसको कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आप हिंदी में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक जो है लोकसभा मेंबर को दिया जाता है। उनके क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़, 1 से 5 करोड़ की राशि दी जाती है शायद। एक मैं कह रहा हूँ, थोड़ा एक में कन्फ्यूजन है, लेकिन 5 करोड़ की राशि शायद दी जाती है। तो ये जो राशि दी जाती है तो इसका खर्च कहाँ पर किया जा सकता है, तो इस विषय में ये सवाल है। तो देखिए यहाँ पर ये एमपी लेड, पहला ऑप्शन है एमपी लेड निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियाँ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है एमपी लेड निधियाँ वार्षिक आधार पर
स्वीकृत की जाती है और मतलब हर साल जो है ये निधि दी जाती है एमपी को अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए, और उपयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अनुग्रहित नहीं किया जा सकता। मतलब अगले वर्ष के लिए जो राशि है वो आगे खर्च नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए क्या ऑप्शन, थोड़ा सा पढ़िए ऑप्शन। अगर हम पढ़े तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये ऑप्शन सही इस वजह से है क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में खर्चा करना है, तो स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, शिक्षा के लिए कोई स्कूल बना सकते हैं, कोई ढांचा आधारभूत निर्माण कर सकते हैं, तो पहला वाला सही है, ठीक है। तो दूसरा वाला देखिए क्या है कि प्रत्येक सांसद की नीति का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति और जनजाति के संख्या के लाभार्थ में प्रयुक्त होना आवश्यक है। तो ये भी बात सही है। उनके एरिया में जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लाभार्थ के लिए एक हिस्सा, उनका एक अंश जो है खर्च होना अनिवार्य है, ये भी सही है। तीसरा है कि ये वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती नहीं, मतलब एक बार दिया जाता है, एक टर्म में एक एमपी को ये एक बार दिया जाता है, या फिर हर 2 साल के बाद दिया जाता है शायद, ये इसमें कंफर्म नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन हर साल नहीं दिया जाता है। तो 3 वाला ऑप्शन गलत है। तो 3 वाला ऑप्शन गलत है, तो सही आंसर ऑटोमेटिक निकल रहा है। देखिए बी गलत है, ठीक है, चूँकि तीन है उसके अंदर। देखिए यहाँ पर देखिए बी गलत है, 80 भी गलत है, ठीक है। तो एक वाला हमने कहा सही है, तो एक सही है, 2 सही है और 4 सही है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़िए 4 नंबर। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप के किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। देखिए कई बार क्या होता है कि हिंदी में जो शब्द होता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है, समझ में नहीं आता, और उसी को आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो और अच्छा से समझ में आता है। देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ए 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो छुआछूत को जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, प्रोटेक्शन करता है। कौन सा आर्टिकल है जो छुआछूत का जो है, आर्टिकल आप जानते हो आर्टिकल नंबर 17 है, तो ये इसको एबॉलिश करता है, ठीक है। और ये किसके अंदर में आता है, मतलब ये जो आर्टिकल है किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम। देखिए राइट टू फ्रीडम तो 19 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल नंबर 23 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये आर्टिकल नंबर 32 है, और राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, ठीक है, यानी कि हर आदमी का इक्वल राइट है, तो इसके अंदर में ये आता है, तो सही ऑप्शन डी होगा। देखिए 5 नंबर का पढ़िए क्वेश्चन। वैसे हम हिंदी में पढ़ रहे, चूँकि हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग देखने वाले यहाँ पर हिंदी भाषी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। तो 5वां देखिए पढ़िए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से प्रतिकन किससे व्यादेशित है। देखिए यहाँ पर भी हिंदी के सब थोड़ा सा कठिन है, तो यहाँ पर कह रहा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से कैसे अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन अंग्रेजी में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज़ इंजॉयड बाय, तो कैसे अलग है, सेपरेशन है जुडिशरी का यानी कि न्यायपालिका का, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से कैसे अलग है, तो ये कहाँ पर है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन है द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी नंबर में 7 शेड्यूल, और डी नंबर में कन्वेंशनल प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 7 शेड्यूल किस में है, 7 शेड्यूल में क्या है। देखिए 7 शेड्यूल में आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ के उनके कार्यों को बंटवारा किया गया है, उनके सारे डिपार्टमेंट्स के क्या क्या कौन कौन आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन कार्य है, ये है। 7 शेड्यूल तो नहीं होगा। दूसरी बात है कि कन्वेंशनल प्रैक्टिस, तो ये भी नहीं होगा। प्रियम्बल देखिए क्या है कि ये भी अच्छे तरीके से जो है डिफाइन नहीं करता है। तो ओवरऑल अगर हम गौर करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये अच्छे तरीके से जो है न्यायपूर्ण कह लें कि ये आंसर होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट जो नीति बनाती है वो बिल्कुल वेलफेयर नीति हो, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। 5 नंबर आप देखिए बी सही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 5 हो गया। हम हिंदी में देख लेते हैं कि हमने पढ़ा कि नहीं, ठीक है। हिंदी में हमने 5 तक कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जब बजट प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ
अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो बहुत लंबा चौड़ा विवरण प्रस्तुत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है कि इकोनॉमिक्स जो बड़े लेवल पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है उसके संदर्भ में। पहले कि चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, यानी कि जो इस तरह से जो बजट का जो भाषण देते हैं, तो चिरकालिक एक परंपरा चला रहा है बहुत लंबे टाइम से, ये वजह है। फिर दूसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 और 110 और क्लाउज 1 के कारण यहाँ पर ऐसा करना अनिवार्य है। यह सी नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। डी है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण। देखिए, ये जो 2003 का ये जो एक्ट है, FRBM एक्ट है, इसके अंदर में तो यही चीज़ है कि सरकार जो है एक लिमिट से ज़्यादा जो है फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकती है, यानी कि 3 से 4% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट जो है 3 से लेकर के 6 के बीच में 6% के बीच में फिस्कल डेफिसिट को सरकार को कंट्रोल रखने का इसके अंदर ये प्रावधान है। तो डी नंबर तो नहीं होगा। और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। लेकिन हम देखेंगे जो बजट का जो भाषण होता है ये 112 आर्टिकल और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो आंसर होगा बी। थोड़ा कचरा हो गया, साफ कर दें, तो बी सही होगा, ठीक है, बी सही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, यानी कि संवैधानिक सरकार का क्या मतलब है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है विधानमंडल द्वारा सरकार। लोकप्रिय सरकार तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुदलीय सरकार, देखिए बहुदलीय सरकार तो कमज़ोर सरकार होती है, जहाँ पर सरकार गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट परिपूर्ण रूप से ये भी नहीं है। तो सीमित सरकार, यहाँ पर ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की क्या कहता है कि सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 भारत के संविधान के किसके अंतर्गत में ये आता है, ठीक है। उद्देशिका के अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो हमने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स जो है हमने बनाया है, एक है सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन, एक होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये जो सरकार जो एक्ट लेकर के आई है, तो इस एक्ट का मतलब लाने का जो हमारे संविधान में ऐसा क्या है, UN कन्वेंशन है मानव अधिकार के ऊपर, ये कन्वेंशन है। तो इसका हमारे संविधान में कुछ है, इसका कुछ भी कहीं पर थोड़ा सा कहीं पर वर्णन, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर देखिए उद्देशिका में नहीं है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको मिलेगा, ठीक है। हमारे संविधान का ये फीचर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दो सही है, ठीक है, दो सही है। और मूल कर्तव्य, ठीक है, हाँ, मूल कर्तव्य के अंदर में भी है कि भाईचारों को बढ़ाना है और एक कह लें कि सौहार्द वातावरण बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये भी सही है। और उद्देशिका की बात करें तो ये उद्देशिका शायद प्रेम्बल से लिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक भी सही होना चाहिए, ठीक है, एक भी सही होना चाहिए, दो भी सही होना चाहिए। और मूल कर्तव्य, तो सही ऑप्शन होना चाहिए डी, ठीक है, सही डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिक को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकरण के संबंध में ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो पहला है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो सही, नहीं तो जानते हैं तो गलत है, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पर है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को विधिक सेवा प्रदान किया जाता है। अगर 1 लाख से कम है तो निःशुल्क उसको विधिक सेवा समझ रहे बात। चलिए, आप UPSC के स्टूडेंट हैं, इतना तो समझते होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तो ये ऑप्शन ट्रांसजेंडर के बारे में कह रहा है। तीसरा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले OBC के सदस्य को, वरिष्ठ नागरिक को। देखिए, अब थोड़ा सा अकल लगेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो 3 लाख है OBC, इसको तो विधिक सेवा मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए, उसी तरीके से 4 वाले को भी नहीं मिलना चाहिए।
तो 3 और 4 अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो सही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा ए। ठीक है, सही ऑप्शन ए है। उसी तरीके से 10 नंबर का देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मिलाना है। आलमा आटा घोषणा, ठीक है, तो ये क्या है, ये किससे जुड़ेगा। हेग समझौता, ये क्या है। तलानोवा संवाद, अंडर टू गठबंधन, तो ये क्या है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, आलमा आटा घोषणा, तो ये किस में मिलेगा। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आलमा आटा घोषणा, यहाँ पर देखिए लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, फैक्चुअल है, ये थोड़ा सा मैं भी नहीं जान रहा ये किससे जोड़ना चाहिए। हेग समझौता अगर कहें तो हेग समझौता ये करंट अफेयर में था। ये हेग समझौता शायद जैविक एवं रासायनिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैविक और रासायनिक से जुड़ा हुआ है, तो हम एज्यूम कर लें कि 2 सही है। ठीक है, ये 2 सही है, तो 2 सही है तो क्या हो सकता है। 3 नंबर देखिए, तलोना संवाद, तो देखिए यहाँ पर यह है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है। अंडर टू गठबंधन बाल अधिकार, तो देखिए हाँ ये भी सही लग रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी सही है। तो देखिए अगर हमने कहा कि 2 सही है, ठीक है, हमने कहा ये 2 सही है और हमने कहा ये 4 सही है, तो 2 और 4 तो कन्फर्म अगर हम मान लें, तो 2 और 4 अगर कन्फर्म मान लें तो सही ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, आप भी चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना है वो इसको अंग्रेजी में पढ़ सकता है यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए ये ऑप्शन में फर्स्ट वाला पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। चलिए लेकिन हम नीचे वाली पढ़ते हैं। सी नंबर, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन हम सही ऑप्शन जो पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा सही लगेगा उसी को टिक लगाएंगे। डी का है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने में पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो ये तो गलत है, हटाई जा सकती है। तो सी हमने कहा ये, चलिए इसको भी हम सही एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बी ऑप्शन पढ़ते हैं तो ये तो बिल्कुल 100% सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए मैं जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ, मैं देखिए चूँकि मैंने इसको रिपीट किया है, ठीक है, इसको स्टडी किया अच्छे तरीके से और यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि सही भी अगर मैं टिक लगा रहा हूँ तो ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि आंसर सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप सर्च करके मुझे बता सकते हो कि ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है कि कौन सा संविधान का भाग है जो ऐसा करता है। ठीक है, तो मूल अधिकार नहीं, 7वीं अनुसूची नहीं, उद्देशिका नहीं, मूल अधिकार नहीं, तो सही आंसर होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही ऑप्शन होना चाहिए और यही सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। चलिए पहला ऑप्शन है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। देखिए थोड़ा सा हिंदी का वर्ड थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको हम अंग्रेजी में पढ़ना चाहेंगे। ये क्वेश्चन था 13 नंबर का। 1 मिनट, यस 13 नंबर। Consider the following statement. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. चलिए पहला ऑप्शन है। दूसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
प्रोवाइड फॉर जुडिकल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। तो 2 नंबर तो बिल्कुल कंफर्म सही है, 2 नंबर सही है, ठीक है। तो 1 नंबर सही नहीं है, तो सही होगा बी, ठीक है। चलिए इंग्लिश में ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म। तो गांधी और मार्क्सिज्म में कॉमन क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्लास स्ट्रगल या फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। तो मार्क्स और गांधी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सही क्या होना चाहिए। हाँ देखिए, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये तो गांधी का आइडियोलॉजी नहीं था। प्राइवेट एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा तो गांधी नहीं थे। क्लास स्ट्रगल, गांधी जी तो नॉन वायलेंस को प्रोपोगेट करते थे, तो क्लास स्ट्रगल करेंगे तो वायलेंशन होगा। तो यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए, तो सही ज़्यादा होगा ए फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। यानी कि गांधी जी भी ये थ्योरी को प्रोपोगेट करते थे कि ऐसा सोसाइटी होना चाहिए यहाँ पर कोई किसी एक वर्ग के पास जो है विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। गांधी जी का एक थ्योरी था कि जैसे कि आप पानी में ईंटा फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, तो क्या होता है कि पानी में एक वेव जनरेट होता है, ठीक है, और वो बहुत दूर तक फैलता है। यानी कि वो वेव जो जनरेट हुआ, इससे मतलब हुआ कि पानी जिस तरीके से एक जगह पर चोट लगने से उसका जो है वेव पूरी जगह पर फैलता है, तो जस्ट लाइक सोसाइटी हमारा इसी तरह का होना चाहिए कि सब एक तरह से जुड़े हुए हो, सब एक तरीके से। अगर किसी एक को नुकसान होता है तो वो नुकसान सबका होना चाहिए। तो इस तरह गांधी जी नीचे से नीचे लेवल वाले के लिए जो इस तरह से सोचते थे। तो यहाँ पर मार्क्स और गांधी की आइडियोलॉजी में ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टर इज अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक है। तो सवाल देखिए, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है कि एन एजेंसी ऑफ द वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये ऑप्शन तो सही नहीं है। एन एजेंसी फॉर स्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ये कुछ सही है। एन एजेंसी ऑफ फैसिलिटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी थोड़ा बहुत सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं लग रहा। तो एन एजेंसी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, देखिए ये ऑप्शन पढ़िए, ये सबसे डिफरेंट है और यही काम है ब्यूरोक्रेट्स का काम यही है। IAS IPS IFS का काम यही है कि सरकार की पॉलिसी को पब्लिक में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो डी नंबर सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरे 100 है, तो हमने अभी 15 क्वेश्चन डिस्कशन किया है, तो चाह रहे हैं कि बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट बना करके डिस्कशन करें। एक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी देखने में तकलीफ़ होगी, और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा देर तक वीडियो बनाने में थोड़ी सी कष्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका बना देंगे। थैंक यू।